हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अपनी क्लास को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आप लोग को मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करना है तो आप लोग कमेंट करिएगा और कमेंट में हम पिन कर देंगे, या तो हम आपको बता दे रहे हैं होम साइंस बाई संगीता मैम आप लोग डालेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम पे, और उस पर लिंक भी पहुंच जाएगा और जो पीडीएफ होगी वो भी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। ये किसने कहा है? क्रेग ने कहा है, रस ने कहा है, वान डेलमेन ने कहा है या रट ने कहा है? तो किसने कहा है? वान डेलमेन ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये सब आप लोग को रटना है, लर्न करना है। ठीक है, ये समझाने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये रटने वाले क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। ठीक है, लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, किसने कहा है? वान डेलमेन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थान से अभिप्राय है, तो स्थान से क्या अभिप्राय है? रेखाओं का उचित सामंजस्य, रिक्त स्थान, आकर्षक सतह, मनोभाव को परिवर्तित करना। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन क्या होगा? स्थान से अभिप्राय है हमारे रिक्त स्थान से। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1 मिनट स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, तो स्थान से क्या अभिप्राय है? रिक्त स्थान से। ठीक है, स्थान से हमारे अभिप्राय है रिक्त स्थान, जो खाली स्थान होता है उससे अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने तैयार किया, कि डेस्पेसिस ने तैयार किया, या पडल ने तैयार किया, या ड्रेफर्स ने तैयार किया? ये कुछ नहीं है। ठीक है, या ड्रेफर्स ने तैयार किया। तो काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किया, और कब आया? 1846 में आया था। ठीक है, तो ये क्या है? 1 मिनट स्टूडेंट, नेट ऑफ कर लूँ। चलिए, तो क्या है? रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने तैयार किया है। ठीक है, और ये क्या है? मानव निर्मित, पुनर्जीवित मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा है। ठीक है, ये 50% सेलुलोज से बना है, 50% केमिकल से बना है। ठीक है, दोनों मिला के बना है, इसीलिए मानव निर्मित, पुनर्जीवित मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा इसे बोला जाता है। ठीक है, और ये रेशम की तरह चमकदार भी होता है। ठीक है, इसमें कलर भी ब्राइट कलर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत एग्जाम में आता है, आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। एक प्लास्टिक रेशा है, तो प्लास्टिक रेशा किसे कहते हैं? हम रेयान का कहते हैं। अभी रेयान के बारे में तो हम पढ़े हैं। रेयान पुनर्जीवित मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा है। नायलॉन, आरलान, डेक्रान। तुम्हारा प्लास्टिक रेशा कौन सा है? नायलॉन। नायलॉन को हम लोग जलाते हैं, देखते हैं ना, प्लास्टिक की तरह टपक टपक के गिरता है। ठीक है, और एकदम से कुड़ सा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीज वाला तंतु कौन सा है? बताइए, बीज वाला। 1 मिनट स्टूडेंट, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, बीज वाला तंतु कौन सा है? तो लीलन है, कपास है, नायलॉन है, हेम्प है। तो कौन सा है बीज वाला तंतु? कपास। एक कपास होता है, एक कापोक होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कपास और कापोक जो होते हैं बीज वाले तंतु हैं। ठीक है, और नायलॉन क्या है? नायलॉन के बारे में पढ़े हैं, पुनर्जीवित मानव निर्मित सेलुलोजिक तंतु है ये। ठीक है, कपास भी हमारा सेलुलोजिक तंतु ही है, आप लोग याद रखिएगा, लेकिन बीज वाला नहीं। ये नायलॉन क्या है? अरे सॉरी, लीलन क्या है? तने वाला, हमें तने से प्राप्त होता है ना, रेटिंग की प्रक्रिया करके। रेटिंग की प्रक्रिया करते हैं, हमें ये तने से। लीलन कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तने से। हेम कहाँ से प्राप्त होता है? पत्तियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे देश में रोलर्स की छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ। तो हमारे देश में रोलर्स की छपाई का कार्य कब प्रारंभ हुआ, ये बताया गया। ठीक है, बड़े बड़े रोलर्स होते हैं जिससे से प्रिंटिंग किया जाता है ना, कपड़े पे बड़ी बड़ी छपाई की जाती है। इसी कुछ ही सेकंड में बहुत सारे कपड़ों पे छपाई की जाती है। ये औद्योगिक के लिए होता है ना, उद्योग करने के लिए होता है, बड़े बड़े कारखानों में होता है ये सब काम। ठीक है, रोलर्स छपाई, बड़े बड़े बेलन के जैसे रोलर होते हैं, बड़े बड़े वो लगे होते हैं, उसमें कपड़ा लगा दिया जाता है, जिससे वो जब रोलर घूमते रहते हैं तो उससे हमारी प्रिंटिंग छपाई होती रहती है। ठीक है, डिज़ाइन बनते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया रोलर छपाई क्या होता है? तो कब आया ये था? छपाई कार्य प्रारंभ कब हुआ था रोलर की छपाई का कार्य? तो
1785 में रूलर्स की छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों में दक्ष नहीं होता। जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों, है ना, ये विधियों है ना, सांख्यिकी विधियों में दक्ष नहीं होता। यह कथन किसका है? जीवांश का है, बाउले का है? ये बाउले हैं, जीवांश, बाउले, वाडिंगटन या ग्रासम कैंडल। तो ये कथन किसका है कि आप लोग को देखिए, याद रखिएगा, कीवर्ड याद रखिएगा, राजनीति, अर्थशास्त्र, विद्यार्थी और सांख्यिकी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप लोग क्या याद रखेंगे? राजनीति, अर्थशास्त्र, विद्यार्थी और सांख्यिकी याद रखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि राजनीति, अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों में दक्ष नहीं हो सकता। तो ये किसने कहा है? बाउले ने ये बताया है कि जब तक कि कोई दक्ष नहीं हो सकता वो दावा नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं, द्वितीयक कहते हैं, या ए और बी दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए, स्वयं कर रहे हैं तो क्या होगा? द्वितीयक होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, प्राथमिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ द्वितीयक दिया है तो थोड़ा डाउट है। तो अभी इस पे हम स्टडी अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी ऑप्शन आप लोग बी मारिए। ठीक है, अगर आप लोग को पता चलता है इसके बारे में तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि इसका ऑप्शन ए होगा या बी होगा। ठीक है, वैसे स्वयं के लिए देखिए मुझे डाउट इसलिए था कि क्योंकि स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है ना, जो हम स्वयं से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो प्राइमरी होना चाहिए, लेकिन हर जगह ऑप्शन सेकेंडरी ही बता रहा है, तो थोड़ा डाउट है, लेकिन ऑप्शन बी सही मानिए। फिर देखते हैं, अगर आप लोग को पता होगा तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा ना। ठीक है, किसका आंसर क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कल्पना में क्या होता है? बताइए, कल्पना में क्या होता है? स्वयं रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता होती है, पूर्व अनुभव के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, या उपयुक्त सभी होता है? तो कल्पना में क्या होता है? तो कल्पना में क्या होता है? उपयुक्त सभी होता है। कल्पना जब हम करते हैं, किसी चीज़ का इमेजिनेशन करते हैं, कोई चीज़ मन में हम सोचते हैं, तो उसे क्या करते हैं? स्वयं के बारे में रचनात्मकता बनाते हैं। ठीक है, मन ही मन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, सृजनात्मकता बनाते हैं माइंड से अपने। ठीक है, कुछ सोचते हैं। पूर्व के आधार पर नया का पुनर्गठन करते हैं, जो पहले हम लोग कोई काम किए हैं, ठीक है, उसके आधार पे बात के लिए कि पहले ये काम मेरा अच्छा हुआ था, हाँ ठीक है आज भी ये कर लेते हैं, ये अच्छा होगा। ठीक है, अगर कोई काम अच्छा नहीं होता तो हम कहते हैं नहीं नहीं वो काम अच्छा नहीं हुआ, हम नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना, जैसे कोई फूड ही बना रहे हैं आप, अच्छा नहीं बना, ठीक है, फिर कभी अगर उसका मन हुआ तो फिर सोचेंगे ना माइंड में आप लोग कि नहीं मैं उस समय बनाई थी, अच्छा नहीं बना था, मैं नहीं बनाती हूँ, चलो ठीक है बाहर से ही मंगा लेते हैं, लेकिन नहीं बनाऊंगी क्योंकि अच्छा नहीं बना था। तो यही होता है ना, कल्पना हम लोग करने लगते हैं मन में कि आज हम लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं, ऐसे कुछ भी सोचने लगते हैं। तो ये क्या होता है? पूर्व के अनुभव पर होता है, या सृजनात्मकता माइंड से सोचने लगते हैं, या रचनात्मकता अपने मन में कल्पनाएँ करने लगते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये सब स्टेटमेंट है, आप लोग को अच्छे से याद करना है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, आप लोग को इसको रटने हैं। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? और हाँ, यहाँ से एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये बहुत ही ईजी है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक श्री बंसल एवं अग्रवाल की है, एडम स्मिथ की है, प्रोफेसर JK मेहता की है, प्रोफेसर कानू की है। तो किसकी है? एडम स्मिथ की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। तो बाजार का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? तो बाजार का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, जैसे उचित बाजार होता है, चोर बाजार होता है, खुला बाजार होता है ना, चोर बाजार होता है ना, जिसमें लोग मार्केट में सामान बेचते हैं,
अपने दाम को खोलते नहीं हैं, ठीक है। किसी को कुछ देंगे, किसी को कुछ देंगे, किसी को महंगा देंगे, किसी को सस्ता देंगे, किसी को अधिक में बेचेंगे, ठीक है। उचित बाज़ार वो होता है जहाँ मार्केट का हर एक रेट एक जैसा होता है, ठीक है। उस दुकान पे भी हम जाएंगे तो वही रेट रहेगा, दूसरे दुकान पे भी जाएंगे तो वही रेट रहता है। हम लोग को कोई सामान लेना होता है ना, बड़ी चीज़ लेनी होती है ना, तो 2-4 दुकान पे हम लोग पूछते हैं कि हाँ भैया यहाँ का रेट क्या है, इसका रेट क्या है। तो जब सेम सेम लगता है तो उसे क्या कहते हैं, उचित बाज़ार। और खुला बाज़ार वो होता है, खुला बाज़ार भी वो होता है जहाँ हर एक सामान इक्वल मिलता है, ठीक है। तो वैधानिकता के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण इन सभी से होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ 1 सेकेंड स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाज़ार को क्या कहा जाता है? तो जैसे हमको गेहूं खरीदना है, उसके खरीद के हम बाज़ार को क्या कहते हैं? नमूने द्वारा बिक्री का बाज़ार। नमूने द्वारा बिक्री का बाज़ार क्या होता है? नमूने द्वारा बिक्री का बाज़ार वो होता है कि पहले हम कोई सैंपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमको कोई चीज़ लेनी होती है तो पहले हम उसका छोटा सैंपल देखते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए चावल गेहूँ या कुछ भी लेना होता है तो पूरी बोरी तो कोई खोल के देता नहीं, पहले उसका सैंपल थोड़ा सा दिखा देता है कि हाँ देखिए ये है गेहूँ। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो पूरी बोरी सहित आप लोग ले लेते हैं, पूरी बोरी का नहीं देखते हैं क्योंकि पैक रहता है, ठीक है। तो यही सैंपल हुआ। अभी आप लोग कपड़ा लेने जाते हैं और कुछ लेने जाते हैं तो उसका छोटा सैंपल दिखा दिया जाता है कि ये होगा। तो बल्क में आप लोग को लेना होता है तो आप लोग सैंपल देख के आप लोग सामान ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नमूने द्वारा बिक्री का बाज़ार हो गया, ठीक है। जो हम लोग छोटा नमूना या सैंपल देख के हम लोग सामान को ले लेते हैं। ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाज़ार और ग्रेड द्वारा बिक्री का बाज़ार या उपयोग सभी। तो गेहूं के अनाज की खरीद के लिए बाज़ार को क्या कहते हैं? ग्रेड मार्क द्वारा, ठीक है। ग्रेड दिया जाता है, जैसे कि किस ग्रेड का गेहूं है, जैसे अच्छा ग्रेड रहता है तो ए बी ऐसे ग्रेड दिया जाता है ना, ग्रेड। ग्रेड मार्क द्वारा बिक्री का बाज़ार है, ग्रेड लिखा है नहीं ग्रेड होगा, ओके स्टूडेंट, ग्रेड होगा ना। ग्रेड मार्क द्वारा बिक्री का बाज़ार। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? गेहूं जैसे अनाज को खरीदने के लिए ग्रेड मार्क है। अब जैसे गेहूं में दिखाया था कि कंकड़ पत्थर वाला गेहूं नहीं है ये, तो ये लो क्वालिटी का होता है। जब कोई एकदम अच्छा गेहूं होता है, एकदम साफ क्लीन होता है तो हाई क्वालिटी का होता है ना, उसके दाम भी हाई होते हैं। तो ये क्या होगा? ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है? तो कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है? अध्यापक करता है, बढ़ई करता है, विज्ञापन करता है या पुस्तक विक्रेता। तो कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है? तो ज्ञान द्वारा विज्ञापन करता जो होते हैं ज्ञान द्वारा उत्पादन करते हैं, विज्ञप्ति अपना लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐच्छिक पेशियाँ नहीं है, क्या पूछा गया है कि ऐच्छिक पेशियाँ नहीं हैं। ऐच्छिक पेशियाँ वो होती हैं जो अपनी इच्छा से कार्य करती हैं, और यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछा गया है? नहीं। आप लोग नहीं पे ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक पेशियाँ नहीं हैं। तो ऐच्छिक पेशियाँ नहीं है, कौन सी नहीं है? इनमें गहरी तथा हल्की धारियाँ होती हैं, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, या शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अध्ययन पर रहकर कार्य नहीं करती हैं, जो इच्छा के अध्ययन पर रहकर कार्य नहीं करती हैं। उपयोग सभी। तो ऐच्छिक पेशियाँ हम आप लोग को बताए थे नेक्स्ट उसमें बताए थे ना, क्वेश्चन में हम आप लोग को बताए थे ना कि ऐच्छिक पेशियाँ वो होती हैं जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, जैसे हम लोग के हाथ पैर का मूवमेंट, चलना कूदना उछलना बोलना, ये सब ऐच्छिक पेशियाँ ना, ये हमारी इच्छा से होती हैं। और अनैच्छिक पेशियाँ वो होती हैं जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, जैसे कि अब देखिए मस्तिष्क में देख लीजिए, टेम्पोरल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, एथमॉइड स्फेनाइड, ये सब क्या होती हैं? ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, ये खुद से ही काम करती हैं, ठीक है। ये अगर हम कह देंगे, और हार्ट हो गया हम कह देंगे धड़के, हम कह देंगे ना धड़के, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ये अपने इच्छा के अनुसार ही काम करती हैं, हमारी इच्छा से नहीं कार्य करती। तो ऐच्छिक पेशियाँ वो होती हैं जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ वो होती हैं जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती, ठीक है। तो आप लोग बस ये याद रखिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन अगर आएगा ऐच्छिक और अनैच्छिक से तो आप लोग क्वेश्चन इससे कर जाएंगे। और हाँ आप लोग जान लीजिए कि ऐच्छिक पेशी को रेखी पेशी भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए ऐच्छिक पेशी न दिया, रेखी पेशी दे दिया, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ठीक है। ऐच्छिक पेशी को रेखी पेशी कहते हैं और अनैच्छिक पेशी को अरेखी पेशी कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सभी कार्य नहीं कर रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंकाल तंत्र को सुडौल तथा सौंदर्य प्रदान करने वाला तंत्र है। तो जो हमारा कंकाल हड्डियां होती हैं, जो ढांचे बने होते हैं, तो उसको सुडौल और सुंदरता कौन प्रदान करता है? तंत्रिका तंत्र प्रदान करता है।
पेशी तंत्र करता है, परिसंचरण तंत्र करता है या पाचन तंत्र? पाचन तंत्र क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, जो हमारे शरीर के भोज्य पदार्थों का पाचन करता है। ठीक है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण तंत्र भी बताए थे आप लोग को, क्या होता है ना, रक्त को पंप करने का कार्य करता है। जो फेफड़ों से ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है उसको पंप करने का कार्य करता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? पेशी तंत्र। जो हमारी पेशियाँ होती हैं वो कंकाल तंत्र को सुडौलता और सौंदर्यता प्रदान करती हैं। अब हम लोग के पास पेशियाँ नहीं हो, ठीक है, मसल्स नहीं हो, तो हड्डी दिखाई देगा ना, अच्छा लगेगा नहीं ना, तो इसीलिए सुडौलता और सुंदरता कौन प्रदान करती है? पेशी तंत्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय में पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है? थियोफाइलिन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, टैनिक पाया जाता है, टैनिक एसिड पाया जाता है, इनमें सभी। तो हमारे चाय में क्या पाया जाता है? इनमें सभी पाया जाता है। टैनिक एसिड क्या है? ये कसैलापन देता है। क्या देता है टैनिक एसिड? कसैलापन देता है। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये टैनिक एसिड जो होता है कसैलेपन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। कैफीन क्या है? कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है। ठीक है। कैफीन क्या होता है? कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ होता है। और ये क्या होता है? थियोफाइलिन क्या होता है? थियोफाइलिन में भी थोड़ी मात्रा में जो कैफीन में उत्तेजक पदार्थ होते हैं, थोड़ी मात्रा में थियोफाइलिन में भी उत्तेजक पदार्थ होते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और चाय 3 प्रकार से होती है। देख, एक हरी चाय होती है, एक जो हम लोग चाय पीते हैं ना दानेदार काली वाली चाय, वो होती है, और एक चाय का नाम मिस हो रहा है दिमाग से, कोऑन चाय होती है शायद, क्या ऐसा ही कुछ है। ठीक है। तो 3 प्रकार की चाय हमारी होती हैं। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और चाय हमें किससे प्राप्त होता है? कैमेलिया नामक सदाबहार एक पेड़ होता है, कैमेलिया नामक, उसके पत्तियों से हमें प्राप्त होता है। ठीक है। कैसे प्राप्त होता है? कैमेलिया नामक पौधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करता है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, उपयुक्त सभी। तो ग्लोब्यूलिन क्या होता है? 1 सेकेंड स्टूडेंट। तो ये क्या करता है? चलिए जल्दी से कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा यह। इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगाना चाहिए? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगाना चाहिए? तो समतल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, या इनमें से कोई नहीं? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किसका चश्मा लगाना चाहिए? अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। निकट दृष्टि दोष जिसको होता है उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। आप लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष जिसको होता है उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है। तो अपोजिट है इसका, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सेकेंड स्टूडेंट, क्या हो गया? तो चलिए स्टूडेंट, इसका ऑप्शन क्या था? अवतल लेंस था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो बंध्यता के लिए कौन? स्त्री व पुरुष दोनों हो सकते हैं बंध्यता के लिए जिम्मेदार। ठीक है। बंध्यता मतलब वही नसबंदी जो होता है ना, उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो शुक्राणु की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है। ठीक है। शुक्राणु की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है। शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं और शुक्रवाहिनी क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट कहते हैं। ठीक है। शुक्रवाहिनी क्या कार्य करती है? शुक्रवाहिनी का कार्य क्या है? स्पर्म को कैरी करती है, स्पर्म का कैरी करती है। ठीक है, ध्यान रखती है। ठीक है। चलिए आप लोग की क्लास ख़त्म हो गई। क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर से करिएगा। ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम आई लेकिन क्लास मेरी हो गई, फ़ोन आ रहा था। ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे आप सभी लोगों को।